नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। हिमाचल कई खूबसूरत रंगों को लिए हुए है। इन्हीं रंगों में से एक रंग है यहाँ की लोक कलाएं, यहाँ के लोकगीत। और इन लोकगीतों की से हमारी जो संस्कृति है वो और भी ज़्यादा समृद्ध होती है और इन्हें सहेजने का कार्य करते हैं हमारे लोक गायक। आज कार्यक्रम में हम आनंद लेने वाले हैं चंबियाली गीतों का और जानने वाले हैं वहाँ की संस्कृति को। और इसे जानने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ है संदीप कपूर जी, जो एक लोक गायक है। संदीप जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीडी हिमाचल के तमाम दर्शकों का और डीडी हिमाचल शिमला का और आप सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। संदीप जी, जिस तरह से हम हैं देवभूमि में और आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर शिव की बहुत आराधना की जाती है, तो ऐसे में क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत हम शिव आराधना से करें? बिल्कुल, ज़रूर मैम, ज़रूर ना, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा है कि जब खुशी हो या कुछ अच्छा शुभ कार्य करना हो या तो वो भी भोलेनाथ जी से अरदास की जाती है ना। तो इतना बड़ा आज पर्व है और इतना शुभ कार्य हो रहा है, तो क्यों ना भोलेनाथ जी के एक भजन से उनकी शुरुआत की जाए ना जी। तो जरूर। ओ बरिया बोनेरी ओ बरिया शिव मेरे आसन लाया ओ शिव मेरे आसन लाया ओ काहे दियाँ पट्टियाँ काहे दे पोए काहे रखे आस राणा हो काहे रखे आस राणा ओ सोने दियाँ पट्टियाँ स्वर्ण पोए ओ मरुएरा रखे आस राणा हो मरुएरा रखे आस राणा हो। बहुत ही खूबसूरत संदीप जी। संदीप जी, जिस तरह से आपका एक पूरा ये जो सफ़र रहा है ये संगीत से परिपूर्ण रहा है, संगीत ही आपके जीवन का जो है अहम हिस्सा है। ऐसे में जब हम शुरुआत करें आपके बचपन की, तो बचपन में बहुत सारी यादें होती हैं और बचपन को हर कोई बार बार याद करना चाहता है, क्योंकि वो मासूमियत, वो जो उस समय की बातें होती है वो हमेशा हमारे दिल के पास रहती है। तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताएँ, कहाँ आपका बचपन बीता है? मैम, मेरा जो जन्म हुआ है वो शिव भूमि भरमौर में हुआ है और मेरी एजुकेशन भी जो 5th तक है वो वहीं हुई है। उसके बाद फिर क्योंकि मैं गद्दी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे 2 जगह घर होते हैं। एक सर्दियों में हम भरमौर में रहते हैं और गर्मियों में भरमौर, और सर्दियों में हम कांगड़ा में पलायन शिफ्ट करते हैं ना। तो हमारा शाहपुर में भी है एक मकान ना। तो 2 जगह घर होने का एडवांटेज ये था कि मैं वहाँ भी पढ़ा हूँ और मैं यहाँ भी जो मेरी मैट्रिक है वो शाहपुर एक थुलेल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुलेल, तो वहाँ पे हुई है, भटियात में आता है। और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी धर्मशाला से है और बस ऐसे ही है सर, घाट घाट का पानी पी रखा है जी। ये बहुत अच्छा रहता है एक कलाकार के लिए। जैसे आपने कहा कि 2 जगह आप रहे हैं, तो अलग अलग जो संस्कृति है उसे जानने का मौका मिलता है। और हिमाचल में तो हम देखते हैं कि यहाँ पर घाट घाट में जो है बानी बदलती रहती है, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और आपका जो ये संगीत का सफ़र है इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। ऐसे में जब हम सीखने की बात करते हैं संगीत की, तो क्या आपने किसी गुरु से शिक्षा ली या फिर जो आपकी एजुकेशन थी वो आपने इसी क्षेत्र में ली? मैम, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता और सबसे बड़ा गुरु आपका माँ होती है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता। क्योंकि जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो जो बोलना है वो माँ ही सिखाती है और जो हमें संस्कार हैं वो हमारे घर के चूल्हे से चलते हैं मैम ना। तो क्योंकि मेरी माता जी हमारा जो ट्रेडिशनल है, और इस चीज़ से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जो हमारा
जब कल्चर बहुत रिच है हमारा जी। चंबा का या ऑल ओवर हिमाचल का, अपर का, अब शिमला का देख लो, बहुत रिच है ना। तो आजकल मॉडर्न ज़माने में डीजे वीजे ये सब कुछ आज के दौर में आए हैं, जी। मगर एक दौर ऐसा भी था तब ये बिल्कुल नहीं था, लोग खुद गाते थे। एंटरटेनमेंट का जो सोर्स था वो शादियों में जाना, वहाँ जैसे वो जाके वो सुहाग वगैरह जो खुद गा के नाचना, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा था। जी। पर वो आजकल के दौर में वो चीज़ें सारी छूट रही हैं। पर मैंने वो दौर जिया है, क्योंकि मैं भरमौर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे जो भरमौर वैसे भी हमें ट्राइबल का कोटा गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, बहुत वो है। तो जो मेरी जितना भी संस्कार बोलो, जो मेरी एजुकेशन, जो मेरा गुरु, वो मेरी माता जी और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ के लोकल, वो हैं। हाँ, उसके बाद फिर मैं जब शास्त्रीय संगीत का जब लोगों ने मुझे गाइड किया कि बच्चे तुम अच्छा गाते हो, आपको आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो एक वायरस आ गया दिमाग में ना। एक बड़े अच्छे सज्जन ने मुझे बोला कि म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें टीचर लगते हैं ना, तो आपको वो बनना चाहिए। आप टीचर तो लगते हैं और उसके लिए तो म्यूज़िक पढ़ना पड़ेगा जी। तो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैं धर्मशाला कॉलेज आया। रास्ते में जब मैं भरमौर से निकलता हूँ तो 5 कॉलेज आते हैं ना गिनती में, पर मैं 5 कॉलेज को क्रॉस करके मैं धर्मशाला आया था। उसका कारण ये था कि अगर मैं चंबा में पढ़ता, म्यूज़िक तो चंबा में भी था जी। पर चंबा में क्या होना था कि मेरे लोकल लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहना था, फिर शायद मैं वो चीज़ उस तरह से सीख ही नहीं पाता। और धर्मशाला में आया, वहाँ सीखा, घर से दूर रहा, तो एक मन में एक एहसास था, घर से दूर आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है ना। तो इसलिए धर्मशाला में आया। मुझे जो मेरे पहले गुरु हैं जिन्होंने मुझे ABCD सिखाई म्यूज़िक की, तो वो डॉक्टर सतीश ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया है म्यूज़िकली। और उस जर्नी के अलावा एक टीचर होते हैं जो आपको शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, मगर उसके अलावा और भी ज़िंदगी में बड़े सारे गुरु होते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं, पर वो आपको गाइड ऐसा करते हैं कि शायद कई बार वो अच्छा संगीत जानने वाला व्यक्ति भी ना कर पाए ना। तो वैसे ही हमारे एक धर्मशाला कॉलेज में मैडम जी थे, डॉक्टर सविता सिंह थे, वो बॉटनी के, पर उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और उनका मैं म्यूज़िक का फेवरेट स्टूडेंट रख लो तो वो था। तो उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है और शायद मेरी ज़िंदगी में जो जितना भी बदलाव आया तो कहीं ना कहीं वो मैम का हाथ है, डॉक्टर सविता सिंह मैम ना। मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ इस क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं शुरुआत जो आपने की वो अपने घर से की, जैसे आपने कहा कि माँ सबसे पहले गुरु हैं और बहुत कुछ आपने आसपास से सीखा। जी। क्योंकि हमारी संस्कृति है ही इतनी समृद्ध, बहुत कुछ यहाँ आसपास में, हमारे त्योहारों में, हमारे जो भी रीति रिवाज है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और फिर धीरे धीरे आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते गए। ऐसे में जब हम शुरुआत की बात करें कि आपको पहला जो स्टेज है वो कहाँ मिला, मुझे लगता है स्कूल में सबसे पहले मौका मिलता है सभी बच्चों को, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैम मेरी शुरुआत भी स्कूल से हुई है। स्कूल से ऐसी हुई है कि पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि अपनी आवाज़ बेसुरा भी गाता होगा ना, उसको अपनी आवाज़ अच्छी लगती है ना जी। और मुझे भी वैसा था, ठीक है गाता हूँ, गा लेता हूँ। मैं जब मुझे पूरा होश आवाज़ किसी ने बताया कि यार तुम तो अच्छा गाती हो जी। उस दौर में मूवी आई थी तेरे नाम करके ना, तो उस मूवी के पता नहीं गाने मुझे अच्छे लगे या शायद मैंने ज़्यादा सुन लिए ना और उन गानों का इन्फ्लुएंस हो गया मेरे दिमाग में। तो मैं क्लास में ऐसे कई बार टीचर्स नहीं आते तो कई बार बच्चा स्टूडेंट अपने ध्यान में होता, तब ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था। तो लड़के ना मेरे दोस्त ने सुन रखा था, अरे गाता तो तू बहुत अच्छा है ना। फिर स्कूल में होती है बाल सभाएं ना जी। और कई बार टीचर्स ऐसा करते हैं कि चलो बच्चों आज बारिश है, आज पढ़ते नहीं, आज कुछ नया करते हैं ना, तो हाँ कौन गाना गाएगा ना, तो वो मुझे खड़ा कर दिया, मैम ये गाता है ना। तो उसमें मुझे खड़ा तो कर दिया, ठीक है मैं खड़ा भी हो गया, पर ना मैं गा भी रहा हूँ और नीचे से कांप भी रहा हूँ ना, वो टांगे कांप रही हैं, क्योंकि एक तो गुरु का डर, और जिस गुरु के सामने गा रहे हैं, जिसके सामने आप सर भी नहीं उठा सकते ना, और उन्होंने बोल दिया कि गाओ, गा रहा हूँ मैं, अच्छा गा रहा हूँ, वो मुझे पता ऊपर से मैं अच्छा गा रहा हूँ पर नीचे से मैं पूरा हिला पड़ा हूँ ना। तो फिर वो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। फिर मुझे लगा, फिर मुझे किसी ने बोला कि यार कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ऐसा करो रामलीला में गाओ जी। तो रामलीला से बड़ा कौन मंच जहाँ सारी दुनिया आसपास के सारे आते हैं ना, तो वहाँ से फिर मैंने गाया। फिर वहाँ से लोगों ने मुझे वो पैसे देते हैं ना खुश होके जी। फिर जब वो रिवॉर्ड मिलना आपको स्टार्ट हो जाते हैं ना मैम, तो फिर आपको अच्छा लगता है। फिर मैं 9 दिन गया फिर रामलीला में,
तो मेरी जो जर्नी है वो स्कूल से फिर रामलीला तक का सफ़र हुआ। फिर वहाँ से फिर लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, फिर मुझे भी अच्छा लगा। जैसे आप अप्रिशिएट करोगे तो तारीफ़ किसी अच्छी नहीं लगती, हर किसी को अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो फिर मैं भी वो अब तो मैं ये करूँगा। फिर मैं गाने सीखने लगा, मैं सुनने लगा, फिर नए नए गाने सुनाने लगा जी। तो बस ऐसे ऐसे हम कारवां चलता रहा जी। तो आपकी एप्रिसिएशन ने ही आपको आज यहाँ तक जो है पहुँचा दिया है। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को एक आपका बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी उसका आनंद लें। कुछ उसके बोल हैं, चार जटियाँ, तो क्यों ना शुरुआत आपसे ही हो जाए और फिर हम आनंद लें उस खूबसूरत से गीत का। चार जटियाँ मैम गाने की ना एक बैकग्राउंड स्टोरी में आपको बताता हूँ, क्योंकि गाने अक्सर हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है गाना ना जी। उस गाने को लिखने और बनाने में क्या थॉट प्रोसेस रहा है ना, तो वो था मेरा। मैंने एक ना बड़े बचपन में किसी के मुंह से सात सहेलियाँ करके गाना सुन रखा था, हिंदी था कोई, शायद बॉलीवुड में कंट्रोवर्शियल के कारण उसको बैन कर दिया कि मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया। फिर दिमाग में ऐसा आया कि अगर सात सहेलियाँ हो सकती तो चार जटियाँ क्यों नहीं हो सकती है ना, तो हो सकती है, अब हो तो सकती है पर उनको दिखाएंगे कैसे, है ना। फिर हमारा जो कल्चर है, तो हमारे कल्चर में जो अभी काला महीना लगा है ना, काले महीने में हमारा ये होता है जिस लड़की की नई शादी हुई है ना, तो वो पहला जो उसका जो मंथ आता है वो ना काले महीने का, वो अपने ससुराल में नहीं काटती है ना सास, वो अपने मायके में या कहीं ससुराल से दूर काटती है। फिर वो थॉट प्रोसेस आया कि स्कूल की चार लड़कियां हो सकती हैं, फिर वो उनकी एक गांव से भी हो सकती हैं, वो रैंडमली कहीं मिलती हैं ना, कहीं भी मिली, बस स्टैंड में मिली या किसी गांव में मिली, फिर वो मिलती हैं तो वो डिस्कशन करती है औरतों को। वो मेरा थॉट प्रोसेस रख लो एज ए राइटर की हर किसी को नोटिस करना कि कौन क्या बात कर रहा है ना, तो लेडीज़ को ज़्यादातर आदत होती है कि आपके ससुराल में ससुराल वाले कैसे हैं, सास कैसी, ससुर कैसा है ना, तो वो ना उस गाने में फिर मैंने वो दिखाया। और इसमें मैंने क्या, फिर मुझे लगा कि मुझे क्या दिखाना चाहिए कि जो गरीब है वो सुखी है और जो अमीर है, जैसे चौथी जो जट्टी मैंने दिखाई है ना, उसका जो है वो अमीर है, जैसे सुनियार के साथ बताया, पर उसका वो बेचारा बोलती है मैं अमीर हूँ, गाड़ी पैसा सोना क्या करना, सब कुछ ऐसे ही है, पर जो मेरा घर वाला उसके साथ मेरा थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं हो पा रहा। उसकी मैं चार लाइनें सुनाता हूँ आपको। वो चौरे छैड़ जट्टियाँ सोनिया सोनखियाँ दूर गराए बियाया, चौरे छैड़ जट्टियाँ सोनिया सुनखियाँ दूर गराए बियाया, चौरे छैड़ जट्टियाँ सोनिया सुनखियाँ दूर गराए बियाया, चौरे छैड़ जट्टियाँ सोनिया सुनखियाँ दूर गराए बियाया, अपने पियो के काले महीने कटना आया, चारों सहेली पहली बारी अपने पियो के काले महीने कटना आया। जट्टिए दस मुझे बैणी तेरे वाला बर क्या कमांदा, कितना वो तेरा बैणी रखदा ख्याल, कितना सच मन चांदा, सजन ता मेरा बैणी थोड़ा जिना लहरी अपने मनारी कमांदा, थोड़ा वो मनाना थोड़ा पैंदा पतियाना, गिरी कड़ी लेना कड़ी थेना,
वाला जट्टिए तू वो दस बैणी तेरा वाला माही सूबेदार हाँ तेरी वो गलाई गला मन तक तूना कितना करदा प्यार हाँ खेला किया लानी गप्पा कसियो उड़ानी उदे कने करना प्यार हाँ बड़े वो हथौनी जड़ा नौकरी सेरी कर दा ड्यूटी दूर हाँ बहुत ही खूबसूरत ये गीत था संदीप जी, और इसके पीछे की जो आपने कहानी बताई वो तो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बात कीजिए आपकी लेखन की, आप लिखते भी हैं, तो ऐसे में लेखन के प्रति कैसे रुचि हुई? संगीत तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे खुद ब खुद आता गया, गाता गया मैं, पर ऐसे में लिखना कोई एक ऐसे नहीं है कि आपको ईजीली आप लिख सकते हैं, तो कैसे मन में आया कि आपको लिखना है, और क्या क्या उस समय में आपके मन में विचार रहते थे जब आप लिखते थे? क्या आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा मिलता था आपको, क्या कुछ रहता था? मैम लिखने का जो मेरा प्रोसेस है वो ऐसे स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं एक ना बिल्कुल ही साधारण परिवार से आया हूँ, और जो मेरा पहली जो एल्बम आई थी जी। वो आई थी 2007 में, और जो कैसेटों का दौर था ना जी। उस टाइम, तो उस टाइम हमारे एक बड़े ही भरमौर के डायरेक्टर हैं, आजकल वो मुंबई में काम कर रहे हैं, मनोज चौहान जी, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक था कि यार गरीब हूँ, मुझे कौन गाना देगा और मैं किससे लूँगा, ना जान ना पहचान, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और वो जो कैसेटों का दौर था ना मैम, वो आजकल तो यूट्यूब है ना, एक गाना लिखो उसको अच्छे से बनाओ, उस टाइम ना 7-8 गाने या 3-4 गाने अगर आप किसी के साथ कंबाइन कर रहे हो तो 3 गाने मेरे होंगे, 3 किसी और के होंगे, और वो मुझे 3 गाने लिखने हैं ना, तो वो सारा अब लिख के तो कोई देगा नहीं, वो मुझे खुद ही लिखने पड़ेंगे। फिर वहाँ से वो टूटा फूटा वो लिखना स्टार्ट किया, रैमिंग जोड़ना। पर जब बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है ना, तो अगर आपकी लगन आपकी मेहनत सच्ची है ना मैम, तो फिर भगवान भी साथ देता है, यार ये बंदा सही है ना, चलो इसको गाइड करो जरा थोड़ा, खुद में खुद गाइड। इट मीन्स कि पता नहीं भगवान जाने, वो रैमिंग जुड़ती गई, आइडियाज़ आते गए, वो लिखता गया, तो ऐसे ऐसे कारवां चलता गया। पर लिखने का जो फर्स्ट रुझान है वो वहाँ से शुरू हुआ था, और कब कितना बड़ा बन गया मुझे भी नहीं पता मैम। जी, तो अब तक आप कितने गीत लिख चुके हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे गीत जो अन्य गायकों द्वारा भी गाए गए हैं, काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, तो कितने अब तक के गीत हैं जो आपको याद आते हैं? मैम आंकड़ा लगाऊँ ना, मैंने 2018 के बाद फुली एज ए राइटर मैंने वो रखा है, कदम रखा है, तो अब तक शायद मेरा 150 तक जो मैंने पहाड़ी गाने हैं वो लिखे हैं। पर कुछ का क्या है कि जैसे मेरा फ्रेंड है सिंगर ना, उसने 4 लाइनें लिख रखी हुई हैं, 4 लाइनें लिख रखी हैं, तो उसको आगे का पता नहीं चल रहा अभी है ना। तो कुछ गाने ऐसे हैं कि उसकी 4 लाइनें उसने लिखी हैं, पर आगे का सारा वो 2-3-4 अंतरे वो सारे मैंने लिखे हैं, कुछ पूरे मैंने लिखे हैं, और कुछ गाने लोगों ने रिलीज़ कर दिए, कुछ रिलीज़ नहीं कर पाए, तो कुछ यूट्यूब में अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, कुछ आएंगे, और कुछ अभी ऑन ट्रैक अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वो भी है काफ़ी है। पर आई थिंक मेरा 150 के आसपास का आंकड़ा, मुझे पर्टिकुलर वो इतना तो नहीं याद, पर इतना है कि इतना लिख चुका हूँ। जी, तो जो भी आपने इतने गीत लिखे हैं, इसमें आपका फेवरेट ज़रूर कोई रहा होगा, तो हम चाहेंगे कि हम वो गीत अभी ज़रूर सुने। मैम फेवरेट में मेरा लिखा हुआ है या मेरा गाया हुआ? वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर साथ में आपने उसको अपना स्वर भी दिया है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। मेरा एक गाना है मना दी लगियां कौन जानदा, और वो मैक्सिमम जो मेरे जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो म्यूज़िक की अच्छी समझ रखते हैं, तो वो गाना सुन के मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं ना। तो उसकी मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ कि उस गाने का थॉट प्रोसेस क्या है कि मैम कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ बता सकते हो, या अपना जीवन साथी उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप उनको भी नहीं बता सकते, जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, मिसहैपनिंग हो जाती है,
तो आप उनको किसी को नहीं बता पाते, और वो सीधा आप जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो वो भगवान से करते हो ना, कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद आपको कोई छोड़ के चला गया या कोई ट्रेजेडी हो गई। तो उस सिचुएशन के ऊपर वो मैंने गाना लिखा था, तो उसकी सुनाता हूँ मैं एक स्थाई का अंतरा। वो है, ओ छड्डी बो जान दे संगी साथी, रही बो जान दी जिंदड़ी, छड्डी जान दे संगी साथी, रही बो जान दी जिंदड़ी, कल्ली जिंदड़ी रे सौगी ना कोई, ओ मना दिया दिलां दियां लगियां कुणे जानदा, ओ मेरे मना दियां लगियां कुणे जानदा, ओ उड़ी बो जांदे पंछी खाली रही बो जांदा पिंजरा, उड़ी बो जांदे पंछी खाली रही बो जांदा पिंजरा, ओ इस पिंजरे रा पारी ना कोई, ओ मना दिया दिलां दियां लगियां कुणे जानदा, ओ मेरे मना दियां लगियां मेरा रम जानदा। बहुत ही खूबसूरत संदीप जी। संदीप जी, जिस तरह से आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, आप उनके लिए गीत लिखते हैं, तो ऐसे में कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये सारा का सारा? एक गायक के तौर पर मुझे लगता है आपके अनुभव कुछ और रहते हैं, और एक राइटर के तौर पर आपके अनुभव कुछ अलग रहते होंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप अपने पूरे जीवन को जब आप इन दोनों परिस्थितियों में खुद को देखते हैं? और मैम आपने तो मेरे दिल की बात ही पढ़ ली। दोनों का अनुभव मैम डिफरेंट है ना, क्योंकि जब मैं किसी अपने लिए लिख रहा हूँ तब मेरा थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट रहता है जी। अगर मैं किसी सिंगर के लिए लिख रहा हूँ तो उसके लिए जरा थोड़ा मेरा जो सोचने का नज़रिया वो जरा थोड़ा अलग से है, क्योंकि दोनों व्यवसाय अलग अलग हैं। और इसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी भी मानता हूँ आपको कि मुझे हिमाचल के इतने अच्छे अच्छे जो सिंगर्स हैं, जो बड़े लेवल पे जो भी हो गए, भाई पम्मे ठाकुर जी हो गए, ईशांत भारद्वाज जी हो गए, पूनम भारद्वाज जी है, अपने मेरा छोटा भाई अभी सौरभ धीमान जी, उसके बैक टू बैक अभी मेरे गाने हिट गए हैं। तो और भी लवली सिंदूरिया जी हैं, दीपक भारद्वाज जी हैं, परवीन हंस जी, बड़ी सारी लंबी लिस्ट है मैम मुझे, जो आजकल मिलियंस में उनके गाने चले हुए हैं, और उन सब के साथ मुझे गाना करने का और मौका मिला है, लिखने का मौका मिला है, और वो आगे भी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही दुख रहता है हमेशा सिंगर से, और वो आलोचना भी रही है कि मैं लिखता हूँ, मुझे सिंगरों से ना बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अनुभव की बात की, तो अनुभव ये कि मैंने गाना लिखा ना मैम, ठीक है, मैंने लिख दिया, मैं पूरी सिंगर की ऑन डिमांड सुन रहा हूँ। अब ये आप मेरा दुख भी समझ लो या मेरी कंप्लेंट भी समझ लो ना, कि मैंने लिखा, सिंगर जब मुझे फ़ोन करता है कि भाई गाना चाहिए, पर जो कंपोजिशन हट के हो, कंपोजिशन डिफरेंट हो, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। जैसे आप किसी होटल में गए, आपने पूछा कि गाने वो खाना क्या, वो होटल वाला मेनू आके रख देता है ना, फिर वो अपनी चॉइस देता है कि मुझे ये चाहिए। जब आप होटल वाला उसकी चॉइस का बनाता है ना, तब उसको सुकून भी आता है ना, नहीं यार मुझे खाना अच्छा मिला। तो सेम वैसा है कि मैं पहले सिंगर का पूछता हूँ कि वो चाहता क्या है, तभी तो मैं अपना 100% दे पाऊँगा ना। अगर वो बोलेगा कि आप अपनी मर्जी का लाओ, तो मेरी मर्जी का तो बहुत कुछ है ना, तो मुझे लगता है यार फिर ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर जब मैं उनकी मर्जी का, उनके हिसाब से, उनकी डिमांड पे लिख रहा हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरी खस्ता हालत करते वो कंपोजिशन में करते हैं। और मेरा नाम ओनली लिरिक्स में आता है, कंपोज़र कहाँ गया, वो तो गाय भी होता है हर बार ना। तो मेरा हर बार झगड़ा सिंगर के साथ यही है कि भाई अगर आप राइटर में दे रहे हो ना, और जिस चीज़ में मुझे आप मेरा रातों की नींद ख़राब कर रहे हो, क्योंकि जब मैम रात को सारे सिंगर मज़े से सोते हैं ना मैम, उस टाइम मैं उठ के लिख रहा होता हूँ ना। अब मेरी कितनी मेहनत है वो सिर्फ मेरे दिल को पता है ना,
कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। कई बार मुझे घर वाले भी बोलते यार पागल हो जाएगा, इतना मत सोचा कर। जी पर मैम अब ये किसी ने उम्मीद करके लिखा है, और शायद बीइंग प्रोफेशनली ये भी आप रख लो कि पेट के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है ना। जी तो अगर मैं उस चीज़ के लिए रात को बैठ के कंपोज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैम आपने ठीक है माना कि सिंगर मुझे लिरिक्स का दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो कम से कम कंपोजर का भी तो दे दो। जी ये मेरी शिकायत है सारी सिंगरों से। जी। तो आज आपने अपनी शिकायत जो है वो सामने रखी हाँ, है आज मुझे कि इतने बड़े मंच पे आज मैं मौका मिला है तो। जी, तो ये आपकी एक व्यथा है। संदीप जी, बात की जाए आपकी मातृभूमि की, आपकी गृह क्षेत्र की, चंबा की जब हम बात करते हैं तो चंबा अपने आप में बोलते ही हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति होनी शुरू हो जाती जी, है। जी। ऐसे में आप अपनी मातृभूमि को, अपने गृह क्षेत्र को कैसे देखते हैं? और एक कलाकार की नज़रों से जब हम कहते हैं, बहुत कुछ लिखा है आपने, बहुत कुछ गाया है वहाँ के बारे में, तो कुछ वहाँ के बारे में बताएं। मैम चंबा इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता की पराकाष्ठा, इसकी जो कल्पना है वो बॉलीवुड ने भी की है ना। जी तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है जहाँ के चर्चे यत्र तत्र सर्वत्र है ना। जी। तो सब जगह है। आप एक बड़ा फेमस गाना है कि मायनी मेरी ये शिमले दी राहे चंबा कितनी के दूर, तो उस गाने में भी वो लड़की की पीड़ा, वो लड़की चंबा की है, वो शिमला में है या जम्मू में कहीं भी है, पर उसको ना वो अपना मायका ही याद आ रहा है। तो सोचो हमारे जो पुराने जो गाने हैं तो उनमें भी चंबा कितना सुंदर बताया है ना। जी तो जब आप ऐसे जाएंगे और देखेंगे मैम, तो चंबा अपने आप में एक अचंबा है ना, वर्सेटाइलिटी है मैम इसमें ना। चंबा में बड़ी सारी वैरायटी है। चंबा जैसे मैंने एक अभी लेटेस्ट गाना लिखा है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, पर मैं आपको वो अभी जो चंबा का एक फोक सॉन्ग सुना देता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ चंबा को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ ना, तो मैं यही गाना सुना देता हूँ। जी माए नी मेरी ये जमुआ दी राहे चंबा है कितनी के दूर, चंबा है कितनी दूर। ओ शिमले नी बसना सुपटुवे नी बसना, शिमले नी बसना सुपटुवे नी बसना, चंबे में जाना जरूर, चंबे में जाना जरूर। माए नी मेरी ये जमुआ दी राहे चंबा है कितनी दूर। बहुत ही खूबसूरत। और अभी आपने कहा कि आपका लेटेस्ट जो गाना है वो भी चंबा पर ही आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आपका जो लेटेस्ट गाना आने वाला है वो क्यों ना उसकी शुरुआत यहीं से हो जाए, क्यों ना हमारे दर्शक आज ही उसे सुन ले। हाँ मैम, बस अभी शायद महीने भर की देर है, शायद उससे पहले भी अभी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये गाना मैम मुझे ये ऐसा लगा कि मैं चंबा का हूँ, और मैं हमारे जो बुजुर्ग थे ना जो हमें विरासत में दे गए वो तो दे गए ना, पर मैं अब मेरी नज़र में चंबा कैसा है, मैं चंबा को कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो चंबा की मैम सबसे बड़ी खासियत क्या है, चंबा एक है, चंबा में 5 बोलियाँ बोली जाती हैं ना जी। जैसे चंबा की चंबियाड़ी है, तीसा में चुराई बोली जाती है ना जी। पांगी में पंगवाड़ी बोलते हैं और भरमौर में गदियाड़ी बोलते हैं। और जब आप भटियात की तरफ आती हैं ना तो यहाँ कांगड़ी भी चलती है ना मैम। तो 5 बोलियाँ हैं मैम चंबा की ना। तो चंबा फिर भी जैसे आप पेड़ की टहनी होती है ना मैम, अलग अलग पत्ते हैं ना, पर वो डाली फिर भी एक ही है ना। तो चंबा ऐसा है हमारा मैम। अब चुराह वालों को चंबा का समझ नहीं आता, भरमौर वालों को पांगी का समझ नहीं आता, वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, पर वो फिर भी आपस में इतने जुड़े हैं ना, प्यार भाव इतना है कि मैम तो चंबा नहीं तो और क्या है। तो वो ऐसा है। और चंबा से होके ना रावी नदी जाती है, तो बिना रावी के चंबा की कल्पना कभी की नहीं जा सकती है ना। तो उसकी वो लाइनें लिखी हैं मैंने। 12 महीने रोज बरण बहारा, नाला खोला ठंडे ठंडे पानी री फुहारा,
रावीरे कनारे चंबा लगदा प्यारा रावीरे कनारे चंबा लगदा प्यारा तीसरी चुराए बोली चंबे चंबे आली ओ पंग पंग वाली भर मोरे गदयाली मिली झूली रंदे जियां पत्थरां दी डाली दे बांदी भूमि चंबा देश है हमारा रावीरे कनारे चंबा लगदा प्यारा रावी दे कनारे चंबा लगदा प्यारा। बहुत ही खूबसूरत संदीप जी, और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देने चाहेंगे मैम, आपके आने वाले इस गीत के लिए कि बहुत सराहा जाए इसे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसके बोल हैं और बहुत ही सुंदर आप इसे गा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक गीत है बहुत ही खूबसूरत सा, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस गीत का आनंद लें। तो आइए देखते हैं आपका एक खूबसूरत सा गीत। जी। छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो नचदी ते हंसदी छैल लगदी नचदी हंसदी बड़ी छैल लगदी तेरी यादां दिल लाई लिया डेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो सोना तेरा रूप दिल पाई जगा फा दिल दा मरीज मिजो दे जा दवा सोना तेरा रूप दिल पाई जगा फा दिल दा मरीज मिजो दे जा दवा लक चनुआ चिड़ी दे मार दी फला के लक चनुआ चिड़ी दे मार दी फला के काले काले नैन तेरे लग दिन बाके काले काले नैन तेरे लग दिन बाके बाई तेरी बंगड़ूरा जोड़ा जचदा बाई तेरी बंगड़ूरा जोड़ा जचदा पैरा झांझर भी मारे छणकारा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो छोटड़िए गदरे टड़िए तेरे चंद रुपए दिल लुट मेरा हो बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। अब इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी, क्योंकि हर गीत के पीछे कोई ना कोई कहानी है। जी, जी। और हम चाहेंगे कि हम आपसे वो कहानी ज़रूर सुने। मैम इस पीछे की कहानी ये है कि ये जो मैंने मॉडल ली है इस गाने में, इसका नाम प्रेरणा चौहान है। जी। तो इसने बोला था जब मैं किसी और गाने की शूट करने के लिए गया था, जो क्योंकि मैं मैक्सिमम ये क्या करता हूँ कि जो हमारी टीम है मैम ना, जैसे मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड आया है आज ही है उसका नाम आर्च प्रोडक्शन, और उस टाइम ये कोई और गाना शूट करने के लिए गए थे हम, तो उसमें ये आई हुई थी ना साथ में। जी। तो बोलते भैया आप सब के ऊपर गाना लिखते हो, आप इतने राइटर हो, तो आप इतने अच्छा वो करते हो क्रिएटिव, मेरी छोटी हाइट पे लिखो ना कुछ। जी।
मैंने कहा ये बोल तो सही रही है ना, छोटी हाइट पे भी होना चाहिए कुछ ना, क्योंकि इसको सारे बोलते थे छोटा पैकेट, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता था ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना, क्योंकि इसको एक्टिंग का इसको बहुत क्रेज़ था ना। पर कई बार क्या है ना, मॉडल मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना लंबी हो, ये हो, स्टाइलिश हो ना, स्टाइलिश तो ये है, पर इसका जरा थोड़ा हाइट का डिसएडवांटेज था। फिर मैंने बोला कि ठीक है प्रेरणा, मैं लिखूँगा, पर शायद मुझे टाइम लगेगा ना, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है, वैसा भी नहीं है कि अंदर बैग में हाथ उठा डाल और निकाल दिया गाना ना। फिर जब मैंने ये गाना लिखा, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, तो वो टाइम लग गया, 3 से 4 महीने का वो हो गया, उसने उतने में इसकी शादी हो गई। अब मुझे ये पता नहीं था कि अब शादी हो गई है। मैंने प्रॉमिस किया प्रेरणा की प्रेरणा मैं आपको लूँगा भी गाने में ना, क्योंकि भाई का एक बहन के साथ प्रॉमिस होता था, फिर शायद वो अगर मैं किसी और के साथ निकालता तो उसने बोला था कि थॉट मैंने दिया, बताया मैंने, भैया ने किसी और को ले लिया, फिर मैंने होल्ड में डाल दिया गाना ना। फिर जब इनके हस्बैंड के साथ मेरी बातचीत हुई, फिर मुझे लगा नहीं यार, वो भी तो म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता है जी, तो क्यों ना अब इन मियाँ बीबी दोनों को ले लूँ मैं इस गाने में ना जी। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे गाना शूट करना है, तो गाना रेडी है, बस आप अपना टाइम बताओ। बोले भैया निकी और वो पूछ आप अपनी डेट्स बताओ। तो फिर 2-4 दिन के अंदर ही गाना शूट करके फिर मेरे छोटे भाई है नवीन जम्बाल जी, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन किया है, तो सारा वो करके तो वो गाना बन के फिर अब यूट्यूब में तो छोटेड़िए गदरे टेड़िए, क्योंकि गद्दी समुदाय से बिलोंग करती है, तो छोटेड़िए गदरे टेड़िए तेरे चांद रुपये, यानी कि चांद जैसा मुखड़ा लुटो दिल मेरा हो ना, नच दी हंस दी, क्योंकि टिकटॉक में रील वो ज़्यादा बनाते थे ना, तो मैं फिर बोलिए कि नच दी थे हंस दी बड़ी छेड़ लग दी तेरी यादा दिल लाए लिया डेरा ना जी। तो बड़ा अच्छा, लोगों का बड़ा प्यार मिला, अच्छा रिस्पांस जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। आप गद्दी समुदाय से बिलोंग करते हैं, अभी हमने गाना भी वहाँ का सुना, तो जो गद्दी समुदाय का एक व्यवसाय रहा है वो भेड़ बकरियों के साथ रहा है, एक अलग सा जो है आपने माहौल देखा, आप कहते हैं कि हमने उस चीज़ को जिया है, तो थोड़ा सा वहाँ जाना चाहेंगे और उस चीज़ को भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरह का वो माहौल रहता है। और आज क्योंकि काफ़ी कुछ बदल गया है जी, तो इस बदलते समय को आप कैसे देखते हैं और कैसे कलाकार के तौर पर आप उनको अपने गीतों में एक तरह से उभारते हैं? मैम, जब मैंने अपनी बचपन में होश संभाली थी, मैं 3 साल का था, तो तब हमारी भेड़ बकरियां थी अपनी, क्योंकि मेरे पिताजी खुद इसका वो करते थे, गडरिए जैसे अपनी हमारे था, जिसको हम अपनी लोकल जो भाषा उसमें हम बोलते हैं धंड, जैसे झुंड जैसे 100 से ज़्यादा ऊपर हो या 150 से हो तो उनको हम धन बोलते हैं ना, तो हमारा अपना धन था। तो फिर पिताजी किसी कारणवश वो आँख से ज़रा थोड़ा दिखना कम हो गया, फिर हमें वो बेचना पड़ा। पर जो मेरा गांव है ना मैम, मेरे गांव में हर एक घर से कोई ना कोई पोहाल था, जैसे जो भेड़ बकरियों के साथ जाता है उनको हम गद्दी पोहाल बोलते हैं ना जी। तो कोई ना कोई था, तो मैं उस परिवेश में रहा हूँ, वो माहौल मैंने जिया है। तो उस टाइम क्या बातें होती थी, जैसे हमारा जो ये गद्दी लॉल्स पीती जाती है ना मैम, जैसे जून जुलाई जैसे मानसून मैक्सिमम अभी उधर ही है ना, अभी वहाँ से अब शिफ्ट होंगे मानसून ख़त्म होने के बाद, सितंबर में ये भरमौर से होके फिर दिसंबर में ये कांगड़ा में शिफ्ट होंगे ना जी। तो जब ये लॉल जाते थे ना मैम, आज से 30-40 अभी भी जाती हैं, पर अब वो क्रेज़ नहीं रहा ना जी, क्योंकि जो गद्दी थे ना उस टाइम वो टूर गाइड का काम करते थे एक टाइम से। जैसे माना कि मेरा गांव भरमौर है जी, भरमौर में लोग हैं, तो क्योंकि भरमौर तो कांगड़ा से ना रोड है ना साधन है, बिल्कुल जो जोत क्रॉस करके आएगा, तो वही वहाँ का हाल दूसरी जगह बता सकता था कि अच्छा वो जगह वैसी है, वहाँ के लोग वैसे हैं। और लाहौल स्पीति में क्या होता था कि वहाँ ना भेड़ों, जो यहाँ एक भेड़ है वो 5000 की बिक रही, तो वहाँ महंगी बिकती थी, क्योंकि जो बकरियां जो घास वास खाती हैं ना, तो जो हेल्दी माना जाता है लाहौल स्पीति का जो घास है ना, वो जो उनकी जरा थोड़ी सेहत भी ज़्यादा बन जाती है, तो वो वहाँ कॉस्टली बिकती हैं। तो वहाँ से जब वो आते थे तो वो ठीक सारा पैसा वैसा इकट्ठा करके लाते थे ना, तो लाहौल जाने के लिए हमेशा गद्दी खुश होते थे कि अच्छा अब मैंने लाहौल जाना भी है ना। तो वो मैंने लोगों की वो पहलों की वो खुशी भी देखी है। तो उस सिचुएशन पे मैंने एक गाना भी लिखा है, घरेड़ा रे घराटा कुकड़ी रपीण पे आना, तो वो भी सुनाऊंगा। पर जाने से पहले क्या होता है मैम ना, जो हमारी जो भेड़ें होती हैं उनकी ऊन निकाली जाती है। वो इसलिए क्योंकि भेड़ें जरा थोड़ा हल्का महसूस करें, क्योंकि जोत को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है ना, तो अगर बर्फ़ पड़ी
तो जोत क्रॉस करना हो सकता है वो भारी होने के कारण वो जोत क्रॉस ना कर पाए, तो उनकी ऊन निकाल के उनको सॉफ्ट किया जाता है ना। तो वो सारा प्रोसेस मई जून के अंतराल में होता है। तो फिर मुझे लगा कि यार करना चाहिए। और गद्दी जो खाना खाते हैं ना मैम, वो मक्की होती है ना, तो उसको हमारी जो ट्रेडिशनल बोली उसमें कुकड़ी बोला जाता है ना जी। तो जो घराट मशीनें तो अब आई ना, आज से 30-40 पहले तो लोग घराट के ऊपर बेचते सारे ना, जैसे चक्की चली तो वहाँ आटा पीसा और वो सारा इकट्ठा करके। और जो मैम आजकल हम जो सीमेंटेड अंबुजा सीमेंट का वो जो बोरूबारियाँ आती हैं ना, पर उस टाइम में वो नहीं था। जो भेड़ की जो खाल थी ना मैम, उसको मॉडिफाई करके उसको उसके अंदर, जैसे वो एक तरह से वाटर प्रूफ का काम करती थी कि अगर आप पहाड़ में जा रहे हो, लेके जा रहे हो, आपका आटा गीला ना हो जी। और वो एक तरह से वो पानी बैग का काम करती थी। जैसे पानी भी अगर उसमें डाल दो वो पानी भी बाहर नहीं निकलेगा, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था। तो वो उसको बोलते हैं हम खलड़ी ना जी। फिर मुझे लगा कि यार इन सारी चीज़ों को ना अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना चाहिए ना, ताकि ये ज़िंदा रहें। क्योंकि आजकल समय के हिसाब से टाइम बदला है, लोगों के संस्कार भी बदले हैं ना। लोगों के संस्कार ऐसे भी बदले हैं, जैसे आप देखो कि एक ज़माना ऐसा था कि मंदिर जो है ना वो घर के अंदर होता था और जो वॉशरूम है ना वो घर से बाहर होता था। पर अब इसको पश्चिमी सभ्यता का वो इन्फ्लुएंस रख लो कि बाथरूम घर के अंदर आ गया है ना, और जो पूजा अर्चना जो वो मंदिर है वो घर से बाहर चला गया है ना। तो चीज़ें तो बड़ी सारी चेंज हुई हैं, पर हमारी जो आने वाली जो यंग जनरेशन है ना मैम, अगर हम उनको वो चीज़ें बताएंगे नहीं ना तो वो भूल जाएंगे। क्योंकि आजकल हम अपनी जो बोली बता नहीं रहे, संस्कार वो सीधे हैं। जब बच्चा होश संभालता है तो उसको हम हिंदी सिखा रहे हैं ना, हम उसको इंग्लिश में बात करना सिखा रहे हैं और फिर वो स्कूल भेज रहे हैं। वो तो स्कूल जाएगा, वो वहाँ पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, वो वहाँ सीख जाएगा ना। पर अगर वो अपनी लोकल बोली नहीं सीख पाया ना मैम, तो वो फिर अपनी संस्कृति से कभी जुड़ ही नहीं पाएगा जी। और कोई भी पेड़ मैम आप देख लो, अगर उस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है ना तो वो ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाता है ना। अगर आपकी जड़ें मजबूत है ना मैम, तो कितना बड़ा तूफान आ जाए उसको वो तस से मस नहीं होगा ना। तो फिर मुझे ये लगा कि यार जो अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि शब्द नए हैं, फील जो है वो ट्रेडिशनल हो जी। तो वो गाना मैंने लिखा था, घरेड़ा रे घराटे कुकड़ी रा पीण पियाना। वो गद्दी की खुशी है उसमें ना, मैंने लोगों को जाना है। वो अपने घर वालों को बोल रहा है कि वो मुझे पीण पान दे दो सारा, मैंने पैक करो मुझे, वो मैंने घराट में जाके उसको पीस के लाना है, फिर मैंने वहाँ जाना है, भेड़ों की ऊन निकालनी है ना जी। और वो जो घराट जो चलाता है ना मैम, उसको हम बोलते हैं घराटी जी। जो पीसता है तो उसको बोलते हैं। तो उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन बताइए मैंने ना जी। तो वो सुनाता हूँ मैं आपको। जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाना ओ जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाना ओ पीण पियाना खलड़ी मा पाना त्योड़ी लाई लौड़ नीना ओ पीण पियाना खलड़ी मा पाना त्योड़ी लाई लौड़ नीना हो ओ गल हुण मेरे घराटिया मामा न भूणा चैंदा कोई अणामा ओ मन चित लाई पिया तू पीणा मु कुकड़ी रा टिकड़ पकाना हो ओ जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाना हो। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है जिसके माध्यम से आपने बड़ी ही खूबसूरती के साथ वो सारा जो है वृतांत सुना दिया है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे लोक कलाकार हैं वो ही हमारी संस्कृति को सहेजने का कार्य कर सकते हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, जो भी आपने देखा वो आज आप लिख रहे हैं और गीतों के माध्यम से सुना रहे हैं। और जैसे कि आज आपने एक ट्रेडिशनल कोट पहन रखा है, ये कहीं ना कहीं आप अपने जो गद्दी समुदाय है उसको एक तरह से उनको दिखा रहे हैं इसके माध्यम से, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसे बहुत अपने सहेज सकती है कि उनके पास जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बनकर ये रह सकती है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आप फ्यूचर के लिए, क्या कुछ प्लान्स हैं आपके कि किस तरह के और ऐसे कार्य किए जाएं कि जिससे जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो विलुप्त ना हो, जो कुछ हमारा ट्रेडिशनल रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है वो और समृद्ध हो और हमारी जो अगली पीढ़ी है उस तक भी ये पहुँचे? मैम
कार्य हमारे बुज़ुर्गों ने भी बड़े अच्छे अच्छे किए थे, लोकगीत हमें विरासत में मिले हैं, दिए हैं ना। और अगर मुझे मौका मिला, भगवान ने चांस दिया है कुछ अच्छा करने का अपने कल्चर के लिए, तो मैं कोशिश हमेशा यही करूँगा कि जो हमारे जो कल्चर का जो एक तो फोक सॉन्ग के साथ खिलवाड़ ना हो जी, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, और अगर मैं कुछ नया भी लिख रहा हूँ ना, वो इतना असभ्य ना हो कि उसको 4 लोग बैठ के देख ना पाएँ, सुन ना पाएँ, है ना। तो कुछ ऐसा लिखो कि चले और अच्छा हो मार्केट में, कि 4 लोग सुन के ये बोले कि नहीं यार कुछ लिखा है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट आजकल के दौर में मैं 4-5 सालों में ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब मैंने ये कारवाल में लिखना स्टार्ट किया था ना, तो लोग पहले मुझे बोलते थे, क्योंकि तब मैं फेमस नहीं था ना, जी। जब तक आप फेमस ना हो तब तक लोग आपको सलाह देते बड़े मिलते हैं ना, क्या कर रहा है, नहीं उसको सुनो ना, उसकी तरह लिखो। पर मैं फिर भी लगा रहा, मैंने 3-4 साल लगाए लोगों को अपने टेस्ट के अनुसार ढालने में ना, क्योंकि हम मैक्सिमम कोई भी सिंगर देख लो, वो बोलता है ना प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, रील्स बनाएं। मैम रील्स क्यों बनाएं? क्योंकि जब एक गाना आप बार बार हर किसी को आप स्लाइड में वही दिखेगा ना, ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वही था कि मैं अपने कर्म कर रहा था, ठीक है। पहले छोटे छोटे सिंगर वो जो थे बेचारे स्ट्रगलर, वो मुझसे ले रहे थे, फिर उनसे वो रील्स वगैरह वायरल हुई, फिर उसके बाद फिर वही जो मेरे थॉट प्रोसेस जो मैं कंपोज करता हूँ वो बड़े सिंगर्स को अच्छा लगना शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने भी फिर मुझे अप्रोच किया, तो फिर मुझे वो और भी अच्छा लगा। और मैं एक अचीवमेंट और क्या मानता हूँ अपने इस सारे उसमें, कि एक टाइम ऐसा था मैम पूरे हिमाचल में पंजाबी गाने बजते थे, पंजाबी गानों का इन्फ्लुएंस था ना, तो जितनी ब्याह शादी हो तो पंजाबी गाना। आज की डेट में मैम पंजाबी गाने सुनने को नहीं मिलते, वो टोटली अपना या तो हमारा लोअर हिमाचल के गाने लगे होंगे जो हमारे ट्रेडिशनल, या अपर हिमाचल शिमला के नाटियाँ लगती हैं ना। तो एक यही सबसे बड़ा चेंज है और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जितने भी कलाकार, जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, वो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उनको और बधाई भी देता हूँ, और भविष्य में फ्यूचर में भी वो इससे बेहतर कार्य करें। और वल्गैरिटी जैसे शराब के ऊपर मेरी कोशिश यही रही है कि भले मुझे ज़्यादा पैसा भी दे दें या कुछ भी कर दें, पर मैं शराब के ऊपर नहीं लिखा है। एक गाना लिखा है मैंने अपना गाया हुआ शराब के ऊपर, वो भी उस गाने में भी क्या है, पर बंदा बोल रहा है अपने दोस्तों की कि मुँह ना पीना, यानी कि मैंने शराब नहीं पीना, मुँह ना पीना वो शराब, लाड़ी मेरी बड़ी ख़राब ना, निक्की निक्की गल्ला राव पूछ दी हिसाब, मैं क्या देना था सोचो जवाब भी, है ना। तो वो उस गाने में भी वो है तो गाना शराब के ऊपर, पर वो मना कर रहा है कि बुरी चीज़ है, मैं नहीं पीऊँगा भी, है ना। तो उसमें भी वही है कि अगर शराब को लिख भी रहा हूँ ना, तो ऐसे तरीके से आगे लाओ, क्योंकि बंदा गाने में भी अगर डीपली देखेंगे तो मना कर रहा है, ना कि ये नहीं बोल रहा कि 4 पैग इत्थे ला ले, 4 पैग उत्थे ला ले, इदा हो गया ना, जैसे आप पंजाबी गानों में देखते हैं। तो उस तरह का फिर उस काम को करने का क्या ही फ़ायदा कि 4 लोग आपको खरी खोटी आके सुना जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को सहेजने का काम जो है वो हम करें। ये हमारी ही पीढ़ी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आने वाले लोग भी इसका आनंद ले सकें। तो यहाँ एक आपका गाना सुन लेते हैं जो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, किन्ने मेरी जोड़ी बनाई। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का। नित जलवाने जीना रे मुकद्दरो, किन्नी मेरी जोड़ी बनाई हो, बजिया दा मेरा घेरे भी न बहंदा, इन्हीं हिक पाके पाई हो, बजिया दा मेरा घेरे भी न बहंदा, इन्हीं हिक पाके पाई हो, बड़े जलवाने जीना रे मुकद्दरो, किन्नी मेरी जोड़ी बनाई हो। कजू घबरांदी तू मेरी जाने, खेल संजोगर बखेरे हो, कजू घबरांदी तू मेरी जाने, खेल संजोगर बखेरे हो, उम्र तक कटना पैनी सोगी, होए लठारा तू नखरे हो, उम्र तक कटना पैनी सोगी, होए लठारा तू नखरे हो, उम्र तक कटना पैनी सोगी, होए लठारा तू नखरे हो।
रोज करनी मजूरियां खोले अलमारी दिया मेरे ओढ़ना अब रोज करनी मजूरियां तेरे चा सब पूरे करने लख बवासू मंजूरियां तेरे चा सब पूरे करने लख बवासू मंजूरियां उम्र त कटना पैणी सोगी भावे लठारा तू न करे और आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी खूबसूरत जो है आपने वहाँ की हमें गीत सुनाए, जो कुछ आपने लिखा उसके बारे में हमें बहुत सारी कहानियाँ बताई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को, उन दर्शकों को जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और जैसे आप अपनी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ पंक्तियों में आप हमें बताएं। मैम सबसे पहले बात ये है कि अगर कोई संस्कृति के इस क्षेत्र में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम आइए। पर कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं बोलते हैं कि मैं शौक़ के लिए कर रहा हूँ ना, कुछ सिंगर प्रोफेशनली कर रहे हैं ना। अगर शौक़ के लिए कर रहे हो ना मैम, तो मैं उन सिंगर को एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि शौक़ तो अच्छा है पर महंगा है। 40-50 हज़ार से नीचे ये शौक़ पूरा नहीं होता अगर आप एक गाना कर रहे हो। अगर आप इसमें आ रहे हो ना मैम, तो फिर आप फ्रेंटली आओ। हमारे जो चंबा में एक कहावत है कि उखड़ी च मुंडा दे देना फिर मोड़े तेने डरना, यानी कि आप अगर आपने कदम ले लिया है ना तो फिर एक शौक करके पूरा मत करो ना, तो फिर आप बैक टू बैक आजमा लो अपनी किस्मत को जी। तो ये ज़रूरी है कि जब आप आगे बढ़ चुके हो तो पीछे हटने की बिल्कुल भी समय नहीं है। संदीप जी आज कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपके भविष्य के लिए कि इसी तरह से आप हमारी जो ये समृद्ध संस्कृति है इसको और आगे बढ़ाते जाएं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज कार्यक्रम में बस इतना ही और यहाँ हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन यहाँ छोड़े जा रहे हैं हम आपको संदीप जी की खूबसूरत आवाज़ के साथ। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा।